चले दोस्तों, आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि हम लोग किस तरीके से कोई भी चीज को, मतलब अभी समझो मैंने नेटवर्क का एडेप्टर लगाया और हम लोग ने स्कैन किया कि हमारे नेटवर्क में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। हम लोग मतलब पहले कोई भी एक नेटवर्क में कनेक्शन कर लिया, चाहे वाईफाई से या चाहे वायर से, ठीक है। और फिर बाद में हम लोग ने स्कैन करके देखा कि उसमें कितने इतने कंप्यूटर्स अवेलेबल है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, उसका बहुत सारा डिटेल निकालना है। डिटेल यानी कि जैसे कि मुझे समझो उसका ओएस कौन सा है, वो क्या काम कर रहा है, उसका आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, एकदम डिटेलिंग में मुझे जाना है। वो क्या काम कर रहा है, सब पूरा मतलब डिटेलिंग अगर मुझे करना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एन मैपिंग, यानी नेटवर्क मैपर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एन मैपर को हम लोग अगले लेक्चर से शुरुआत करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में एम नेप को जानने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक्स नेटवर्किंग के आने जरूरी है। मैंने कोर्स चालू होने से पहले ही आपको बता दिया था कि आपके लिए नेटवर्किंग जरूरी है, लेकिन यहां पे मैं नेटवर्किंग का थोड़ा सा एक बार दोबारा रिकैप कर लेता हूं। आपको जितना मालूम है ठीक है, अच्छी बात है। कुछ कुछ नई बातें आपको समझ में आएगी इस वीडियो के दरम्यान, तो पहले ये देख लेते हैं इस वीडियो में। उसका नेक्स्ट लेक्चर से एन मैपिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आईपी एड्रेसिंग के। तो आईपी एड्रेसिंग बेसिकली है क्या। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आईपी एड्रेस रहता है, जनरली मैं यहाँ पे आईपी वर्जन 4 की बात कर रहा हूँ, और 4 को 4 ऑक्टेट्स यानी कि 4 बॉक्स में डिवाइड किया जाता है, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट रहता है। हर बॉक्स यानी कि हर ऑक्टेट 8-8 बिट का रहता है। ये देखिए, देख सकते हैं, ये टोटल जो है 123 लिखा हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से अगर आप ये अक्षर को गिनोगे तो टोटल 8 अक्षर रहते हैं, उसको बोलते हैं बिट। तो 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट कुल मिला के मतलब 4 बाइट्स रहता है, और 4 बाइट्स मिला के टोटल बनता है 32 बिट। ओके, तो कुल मिला के हमारा आईपी वर्जन 4 कितने बिट का हो गया, 32 बिट का। ये हम लोग बेसिक्स में आप लोग ने किया हुआ रहेगा, ठीक है। और हर ऑक्टेट को एक दूसरे से अलग कैसे किया जाता है, डॉट के फॉर्मेट में यहां पे अलग अलग किया जाता है। इतना क्लियर है। चले इसके आगे बढ़ते थोड़ा सा। ये जो ऑक्टेट है, उन ऑक्टेट्स को मतलब समझो मैंने लिखा कि भाई इस ऑक्टेट में 8 बिट है, तो 8 बिट का मतलब होता है 255। 0 से लेके 255 अगर कैलकुलेट करोगे तो 8 बिट को हम लोग ओपन करके, मतलब अभी जैसे कि यहाँ पे 123 आया, तो यहाँ पे 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। इसको 2:0 बोलते हैं, इसको 2:1 बोलते हैं, 2:2 2:3 4 5 6 7। तो इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 2, इसका 4 8 16 32 64 128। अगर ये पूरा एक साथ में मिलाएगा तो 255 बन जाता है। लेकिन ये 255 की पूरी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें भी क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है। इन 0 से लेकर 255 की वैल्यू को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लासेस। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्लास ए की बात करो तो एक से लेकर संख्या 1 से लेकर 127 जब तक आता है तो क्लास ए में गिना जाता है। क्लास बी 128 से लेकर 191 तक का रेंज रहता है। क्लास सी का रेंज 191 से लेकर 223 तक का रेंज रहता है। क्लास डी जो है 224 से लेकर 239 का रेंज रहता है। और क्लास ई जो है 240 से लेकर 255 रहता है। तो कुल मिला के 1 से लेकर 255 की संख्या यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। इसमें खास बात यह है कि क्लास डी और ई का इस्तेमाल हम लोग कभी नहीं कर सकते। ये रिजर्व्ड पर्पस के लिए है, स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं नेटवर्किंग में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 223 तक की रेंज पहले बॉक्स की बात हो रही है। यहाँ पे पहले बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो यहाँ पे अगर एक से लेकर 127 का रेंज है, 128 से लेकर 191 का रेंज है, अगर यहाँ पे 123 है, उसका मतलब क्या हो गया, कौन सी क्लास का है, क्लास ए के अंदर आता है, बराबर है। यानी कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आपको रेंज अगर नजर आता है, क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट 1 से लेकर 127, लेकिन यहाँ पे 126 दिया है। क्यों? क्योंकि 127 जो है ना वो रिजर्व्ड है लूप बैक के लिए, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो 1 से लेकर 126 1.0.0.0 से आईपी एड्रेस की रेंज शुरू होगी क्लास ए के अंदर, और उसका अंत होगा 126.255 255 255। इतना आईपी एड्रेस के रेंज में इस्तेमाल कर सकता हूँ क्लास ए में। उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये रहता है। क्लास बी 128.0.0.0 से लेकर 191.255.255.255 का रेंज पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि उसका सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0। क्लास सी का 192.0.0.0 से लेकर
223.255.255.255 का रेंज क्लास सी में आता है, जिसका सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। इसके अलावा ये जो क्लास डी है वो रिजर्व्ड है, जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। तो कुल मिला के बात करें तो इतना ही रेंज ये सारे आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इन आईपी एड्रेस को भी अलग अलग, मतलब अगर समझो मान लो कि ये आईपी एड्रेस मैंने लिया क्लास ए में, मैंने जिसे बताया 1 से लेकर 126, 127 तो रिजर्व है, तो 127 कहीं पे भी नहीं आएगा। 128 से लेकर 191 क्लास बी में है, 192 से लेकर 223 क्लास सी में है। तो इसका सबनेट मास्क ये हो गया। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं क्लास ए में कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बना सकते हैं, नेटवर्क का मतलब क्या है अभी मैं सरल भाषा में बताऊं तो इसमें कितनी ऑफिसेस आप अपनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 126 ऑफिसेस आप बना सकते हैं और हर ऑफिस में कितने कंप्यूटर आप बिठा सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। नोड्स इन अ नेटवर्क, नोड्स यानी कि होस्ट या आप बोलेगे पीसी इन द नेटवर्क, ठीक है। लेकिन अभी ये आगे बाकी ये ट्विस्ट है इसके अंदर भी। कुल मिला के इसमें 126 नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क में इतने कंप्यूटर बैठ सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क 16,384 है, जिसमें हर नेटवर्क में हर ऑफिस के अंदर इतने कंप्यूटर आप बिठा सकते हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इतने हैं, नेटवर्क की संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर जो हर नेटवर्क में हर ब्रांच में हम लोग इतने कंप्यूटर बिठा सकते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क का रेंज आता है। लेकिन ये पूरा का पूरा इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ रिजर्वेशंस है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस। ऐसे 3 आईपी एड्रेस के प्रकार रहता है। फिलहाल हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस पे ही बात कर रहे हैं, बाद में स्टैटिक और डायनामिक पे बात करेंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस ऐसे आईपी एड्रेस रहता है जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है और इंटरनेट लोगों को बांटता है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस ये आईपी एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं हमारे नेटवर्किंग करने के लिए। यानी कि यहाँ पे आपको जो रेंज दिख रहा है ना, 1 से लेकर 126, 128 से लेकर 191 या 192 से लेकर 223, ये पूरा का पूरा रेंज में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें अंदर जो रिजर्वेशंस है, मतलब इसमें से जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसका ही इस्तेमाल मैं कर पाऊंगा, पब्लिक अलग रहेगा। पब्लिक का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, ये इंटरनेट करता है। तो वैसा रेंज कौन सा है? तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का अगर मैं रेंज बात करूं तो क्लास ए का जो रेंज है वो खाली 10 नंबर है, यानी कि पहले बॉक्स में जो 10 की संख्या है वही क्लास ए की, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यानी कि आईपी एड्रेस की रेंज की बात करें तो 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255। क्लास बी की बात करें तो ये वाला आईपी एड्रेस यानी 172.172.16 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 0.0.31 255, ये रेंज का ही इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्लास सी में आप देख सकते हैं ये वाले रेंज का ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी रेंज से हमें नेटवर्किंग करना पड़ता है, कंपलसरी नियम है ऐसा। तो तभी जाके हम लोग उसको बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। इसके अलावा जितने भी आईपी एड्रेस है, जितने भी, ये सारे के सारे पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाते हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है इंटरनेट चलाने के लिए। ठीक है, क्लियर है इतना? यानी कि हम लोग को कुल मिला के इसमें से ही आईपी एड्रेस चुनने पड़ते हैं, इससे ही हमारे नेटवर्किंग होते हैं। अगर आपने जनरली सबके आईपी एड्रेस देखे रहेंगे किसी के भी घर पे जाके, तो आपको जनरली इसी रेंज के अंदर आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस यहाँ पे खत्म होता है। दूसरी चीज आपको जो नेटवर्किंग में समझने जैसी वो है पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब क्या है? पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, चलिए। यहाँ पे समझो ये 2 घर है, ठीक है, एक आप हो और एक आपका दोस्त है। गलती से क्या हो गया, आप समझो, गलती से नहीं, आप एक केक की डिलीवरी करना चाहते हैं अपने दोस्त के घर पे, ठीक है। तो अब समझो इस घर को मैं नाम देता हूँ, ये ए घर है, ये बी घर है, ठीक है। ए घर से मुझे कुछ सामान लेना है या कुछ केक लेना है, ये केक मुझे बी के घर पे पहुंचाना है। सिंपल, ये टास्क है मेरा। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों घर के बीच में आपको अलग अलग रास्ते मिलेंगे। एक पहला रास्ता इधर, मतलब ये घर से ये घर जाने का एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ऐसा है, तीसरा रास्ता ऐसा है, चौथा रास्ता ऐसा है। मतलब कुल मिला के 4 रास्ते हैं एक ए वाले घर से बी वाले घर तक पहुंचने के लिए। अभी आपने क्या किया, आपने जो केक की डिलीवरी है एक कुरियर बंदे को दे दिया। कुरियर वाले बंदे को बोला कि भाई ये जो केक है वो मेरे बी वाले घर पे दे के आओ, मेरे दोस्त के घर पे दे के आओ। और आपने दोस्त को फोन करके बोल दिया भाई आने वाला है, तू घर के बाहर आके रुक जा। अभी इसके घर के बाहर तो 4 रास्ते, तो उसने अंदाजा लगाया कि भाई ये रास्ते पे आएगा। चलो मान लो कि रास्ते में नाम भी देते हैं। तो उसने क्या है कि 1 नंबर वाले रास्ते पे आके रुक गया, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे टोटल 4 रास्ते हैं। कुरियर वाले बंदे के पास 4 रास्ते हैं ये केक को पहुंचाने के बी वाले घर पे,
और हमारा दोस्त कहां पे खड़ा है? 1 नंबर वाले घर पे। कुरियर वाला बंदा क्या बोलता है, चलो भाई मेरे लिए 3 नंबर वाला रास्ता अच्छा है, मेरे को 2 रास्ते में दूसरे भी काम है, निपटा निपटा के 3 नंबर के रास्ते से मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो जाता है 3 नंबर के रास्ते से, यहां पे पहुंच जाता है। ये देखता है घर पे तो कोई है ही नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका दोस्त तो खड़ा है 1 नंबर वाले रास्ते पे और ये पहुंचा 3 नंबर वाले रास्ते से, ठीक है। इस केस में पार्सल रिटर्न आ जाएगा, समझा? पार्सल क्या हो जाएगा? रिटर्न आ जाएगा। पार्सल आगे बढ़ेगा नहीं, वो रिटर्न आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में जो कम्युनिकेशन है 3 नंबर से गया और ये बंदा खड़ा है 1 नंबर पे, को रिसीव करने वाला है ही नहीं। तो यही चीज कंप्यूटर में भी लागू होती है। कंप्यूटर में क्या रहता है कि मान लो एक कंप्यूटर है और ये समझो दूसरा कंप्यूटर है और उसको एक कुछ डेटा एक जगह से उसको दूसरे कंप्यूटर में भेजना है। तो उसके लिए क्या होता है, टोटल हमारे कंप्यूटर्स के पास 65,535 पोर्ट्स रहते हैं, यानी कि 65,535 रास्ते हैं एक जगह से डेटा दूसरी जगह पे पहुंचाने के। सोचो कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना। 65,000 रास्ते, 60 मतलब टोटल 65,535 रास्ते हैं प्रीसाइज मैं अगर बात करूं तो ऐसा जरूरी है कि एक कंप्यूटर जब भी जो पोर्ट से डेटा भेजेगा, सामने वाला कंप्यूटर वही पोर्ट पे रेडी होना चाहिए वो डेटा को रिसीव करने वाला है। अगर वो अलग पोर्ट पे खड़ा रहेगा और इधर से डेटा जाएगा तो रिटर्न आ जाएगा। तो वैसे कुछ पोर्ट जो है ना वो पहले से रिजर्व किए गए, जैसे टेलनेट है तो 23 नंबर के पोर्ट पे चलता है। हमारा HTTP यानी वेब ब्राउजर 80 नंबर के पोर्ट पे चलता है। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो 161 पे चलता है। HTTPS 443 पे चलता है। फिर बेटकॉन है, बेटनेट है वो 47,808 पे चलता है। इथरनेट जो है वो 44818 पे चलता है। फिर UDP जो है 222 पे चलता है। एम्बस TCP है 502 पे। वैसे बहुत सारे, मैंने जैसे बताया 65,000 पोर्ट्स है। तो ऐसे SQL जो है 3306 पे चलता है तो डेटाबेस के लिए। तो वैसे काफी सारे पोर्ट्स पे रहता है। कुछ कुछ पोर्ट्स रिजर्व रहता है कि ये चीज इसी पोर्ट के जरिए कम्युनिकेशन होगी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आगे मैं बताऊंगा क्यों मैंने पोर्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। तो यहां पे मतलब ये पोर्ट्स समझ में आया क्या है पोर्ट्स। अभी इसमें और एक ट्विस्ट है पोर्ट्स के अलावा भी। अभी जैसे हमने बताया कि ये कंप्यूटर को कुछ डेटा इधर भेजना है तो अलग अलग रास्ते। चलो ठीक है, एक रास्ता मैंने फिक्स कर लिया, 80 नंबर से मैं भेज रहा हूं और सामने वाला भी 80 नंबर पे खड़ा है लेने के लिए। लेकिन उसके बावजूद यहां पे कुछ नियम रहते हैं। वो कम्युनिकेशन करने के लिए डेटा भेजने के कुछ नियम कानून उनको फॉलो करने पड़ते हैं और उस नियम कानून को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। ये अपना तीसरा टॉपिक नेटवर्किंग का जो बेसिक्स है उसमें चालू हो चुका है, प्रोटोकॉल्स। अभी प्रोटोकॉल की बात करें तो अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स रहता है। एक रहता है HTTP, HTTPS, FTP, TCP, IP, UDP, SMTP और SSH। ये मेजर प्रोटोकॉल्स है। HTTP प्रोटोकॉल की बात करें तो ये हमारे जो वेबसाइट्स वगैरह चलते हैं वो HTTP पे चलते हैं। वो कुछ सिक्योर वगैरह नहीं रहता है। अभी आजकल जो आप अगर देखेंगे तो HTTPS आ गया है जो कि सिक्योर प्रोटोकॉल रहता है, जिसमें वेब ब्राउजर के जरिए सिक्योरली आप कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिक्योरली होता है। FTP जो कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। TCP जो हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। IP एड्रेस की जगह इंटरनेट आपका चलेगा नहीं। UDP ये जनरली हमारे जो वीडियो स्ट्रीम्स वगैरह जो रहता है लाइव जिसको हम बोल सकते हैं, या तो वो सब वीडियो स्ट्रीम्स वगैरह रहता है जिसको जनरली कोई ऐसा सिक्योरिटी वगैरह नहीं रहता है, फॉलोअप्स वगैरह नहीं रहता है। इसको हम लोग डिटेल में आगे सीख रहे हैं। UDP। SMTP जनरली ईमेल्स वगैरह जो रहता है वो SMTP पे चलता है। SSH जो है वो जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। ये काफी हद तक लॉग इन करने के लिए या बहुत सारी चीज रिमोटली कोई भी चीज को अगर मुझे मैनेज करना है तो SSH का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इतने सारे प्रोटोकॉल्स है, इसमें से 2 प्रोटोकॉल हमारे काम के हैं। एक रहता है UDP और एक रहता है TCP। UDP की बात करें तो वो है हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये रियल टाइम एप्लीकेशंस पे काम करता है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, वॉइस ओवर IP हो गया। ये मतलब ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि IPTV वगैरह जो आप वीडियो स्ट्रीमिंग YouTube वगैरह चलता है वो UDP पे जनरली चलता है। तो नेटवर्क पे जनरली काम करता है और ये सिंपल रहता है, लाइट वेट रहता है कम्युनिकेशंस वगैरह। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। अनरिलायबल ट्रांसमिशन, यानी कि वो डेटा गया है कि नहीं वो हम लोग एरर चेकिंग नहीं कर सकते। ओके अभी जैसे लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है तो मैं एरर चेक नहीं कर सकता हूँ, लाइव है तो है ऐसा। और उसको नेटवर्क ट्रैफिक कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका डेटा जो है वो गारंटी नहीं रहती है पहुंचा कि नहीं। तो ये काफी बेसिकली उसको वायर प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं हम लोग।
और ये बहुत ही कम चीजों के लिए अप्लाई होता है। हम लोग जो यूज करते हैं वो जनरली रहता है टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रहता है, ये वाइडली यूज होता है। इसके नियम कानून ज्यादा बेहतर है। एक तो रिलायबल डेटा ट्रांसफर है, डेटा ट्रांसफर की एक्यूरेटी मिलती है, एरर चेकिंग होता है, फ्लो कंट्रोल होता है। फिर हमारे जो कॉमन एप्लीकेशन जैसे वेब ब्राउजर्स वगैरह, एसएमटीपीज वगैरह, वो सब टीसीपी पे ही चलते हैं। उसका कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि हायर ओवरहेड है, मतलब उसमें स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायर्ड है। रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए काम नहीं आता है, जैसे लाइव वगैरह के लिए। कॉमन ओरिएंटेड सेटअप्स आपको लगता है, मतलब 3 वे हैंडशेक का इस्तेमाल किया जाता है तो एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। अभी यहाँ पे आपको नया वर्ड समझ में आया, 3 वे हैंडशेक। तो चलो उसको देख लेते हैं। मतलब चौथी चीज है 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक होता क्या है? जब भी कोई भी क्लाइंट, कोई भी एक कंप्यूटर अगर सर्वर के साथ में या दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहता है या डेटा सेंड और रिसीव करना चाहता है, तो उसको 3 वे हैंडशेक कंपलसरी है टीसीपी में। अभी 3 वे हैंडशेक क्या है? तो एक सेंड फिन करेगा, ये फिन यानी कि एक रिक्वेस्ट भेजेगा, इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और ये उसको भेजेगा, हाँ भाई रिक्वेस्ट मिल गया है, चल क्या भेजना है भेज। उसका रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई तुम्हारा मुझे रिक्वेस्ट आया, एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, मैं तेरे को डेटा भेजू क्या? ये बोलेगा हाँ, उसके बाद ही वो डेटा भेजने का काम करेगा। इसको बोलेंगे 3 वे हैंडशेक। समझ में? पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये बोलेगा रिक्वेस्ट आ गया, एक्नॉलेज कर दिया, भाई रिक्वेस्ट आ गया है तेरा, बहुत सही है भाई। तो ये बोलेगा कि हाँ भाई डेटा सेंड करूँ क्या? उसके बाद में डेटा सेंड करना चालू। जैसे ये रिक्वेस्ट आया, एक्नॉलेजमेंट आया, एक्नॉलेज को रिसीव करेगा, उसके बाद में ही डेटा ट्रांसफर होगा। ये 3 वे हैंडशेक जो होता है ये टीसीपी करता है। और ये क्यों करता है? सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और हमारा जो पूरा खेल एन मैप के अंदर जो आता है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। हम लोग इसी को उल्लू बनाते हैं। एन मैपिंग जो करते हैं ना, वो इसी चीज को हम लोग उल्लू बनाने का काम करता है। जैसे ये क्लाइंट ने भेजा, सर्वर ने रिसीव किया और चेक किया कि ये सही क्लाइंट है कि नहीं, तो ये सब चीजें एन मैप हमें करके देता है। कैसे करेगा नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो नेटवर्किंग के बेसिक्स है वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एन मैप की शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।